नमस्कार, बीबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे संविधान में ट्रांसपोर्ट ये सब्जेक्ट जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। यानी जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है वो स्टेट लिस्ट होती है, जिसमें भारत सरकार को होता है वो सेंट्रल लिस्ट होती है, और जिस पर दोनों को होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो आज हमने राज्य के मंत्रियों को बुलाया था। कल दिन भर परिवहन विभाग के हमारे सचिव उमाशंकर जी और देश के सभी स्टेट के सचिव और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इनकी दिन भर मीटिंग हुई। और आज हमने 7 जनवरी में 27 राज्यों के मंत्री आए थे, परिवहन मंत्री, उनके उपस्थिति में 17 विषयों पर चर्चा की है। ये दोनों मीटिंग में विशेष रूप से इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कैसे करना, इसके बारे में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का करते हुए इसमें जो कमियां हैं उसको दोनों मिलकर, सबने मिलकर कैसे सुधारना, इसके ऊपर विचार हुआ। सबसे पहले प्रायोरिटी रोड सेफ्टी के लिए थी, और रोड सेफ्टी में 2024 का जो ये आ रहा है उसमें 1,80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारी स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई, और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं, और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है। बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियां चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीज़न पे चर्चा हुई, और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंडा था वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का था। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है, और उसके ऊपर भी आज हमने एक नई पॉलिसी बनाई है, और वो पॉलिसी जो है इस किताब में जो आपको देंगे, तो ये भी चर्चा उसमें हुई। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर अब नए आदेश हम वितरित करेंगे, और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। IIT मद्रास ने एक अच्छा ऐप तैयार किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक प्रकार जो अनेक रिफॉर्म है वो सब उसमें आए हैं, तो उसको भी लॉन्च किया गया। हम सर्कुलेशन इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राधान्य दिया है, और इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। अभी जो गाड़ी लेते समय जो रजिस्ट्रेशन फी होती है उसमें अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो नई गाड़ी खरीदते समय आपको 50% यानी 50,000 रुपये की सहूलियत देने की योजना है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने 1.5 से 3% तक कॉस्ट में अगर सर्टिफिकेट हो तो वो भी सहूलियत देंगे। अब नई गाड़ी खरीदते समय पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग करने के बाद उसके सब फायदे जो है अब मिल रहे हैं, और जिसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर ये स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हुए हैं। अभी ये संख्या हमारी अपेक्षा से कम है, करीब 78 to 82 वहाँ भी चालू हुए हैं, पर कम से कम 1,500 सेंटर्स
खुले, और जो भारत सरकार की योजना है कि राज्य सरकार अगर अपनी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक स्क्रैपिंग करती है तो उनको कुछ मदद भी दी जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और ये भी आज मीटिंग की प्रमुख विशेषता थी। स्क्रैपिंग के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, स्टील एंड प्लास्टिक, इसका रिसाइकलिंग होता है। और अभी कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऐसे हैं, अभी मारुति का स्क्रैपिंग सेंटर है, सुजुकी का, उसके पार्ट जापान में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और टायर जो है उसकी भी पाउडर अब बिटुमेन में डाल रहे हैं। तो ये एक सर्कुलेशन इकोनॉमी बनेगी। तो इसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी के कारण देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार का मिलकर 18,000 करोड़ का जीएसटी बढ़ेगा, और इसके साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पहले 7वें नंबर पे थी, अभी 4 महीने पहले हमारी इंडस्ट्री ये 4थे नंबर से 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को पीछे डाला है। हमारी इंडस्ट्री का एक समय साइज जब 14 में हमारी सरकार आई तब 7 लाख करोड़ का था। अभी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ का है। अमेरिका नंबर 1 पर है, उनका 78 लाख करोड़ है। चाइना नंबर 2 पर है, उनका 47 लाख करोड़ है, और भारत 22 लाख करोड़ है। अभी इसके सबके कारण हम लोग जिस प्रकार से स्क्रैपिंग पॉलिसी, ऑटोमोबाइल को प्रोत्साहन मिला है, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल में हम वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल, मिथेनॉल, हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, तो उन सब की चर्चा भी इस मीटिंग में हुई। ये जो हमने ड्राइविंग सेंटर के साथ फिटनेस सेंटर जोड़ दिए है, उसके ऊपर हमारा अनुदान भी है, तो उसके कारण ये भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर आएगी। हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम यशस्वी हुई है, भारत एनकैप। अब इसकी स्टैंडर्ड होते हैं, स्टार रेटिंग, और हमारे यहाँ पहले बहुत सी हमारे यहाँ की कुछ गाड़ियाँ थी वो स्टार रेटिंग में फेल हो गई और वर्ल्ड में वो भेजी गई थी। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ के सब कार मैन्युफैक्चरर स्टार रेटिंग पे अपनी गाड़ियाँ भेज रहे, जिसके कारण क्वालिटी में बहुत सुधार हुआ है। 6 एयरबैग्स भी आई है, कुछ जगह 7 भी आई है। तो ओवरऑल ये सुरक्षा के दृष्टि से ये जो भारत एनकैप का जो रेटिंग हुआ, ये इसके कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक क्वालिटेटिव चेंज आया है। आज हमने एक बात का निर्णय किया कि हमारे ई रिक्शा 2014 में हमने लाए थे, और ये रिक्शा की विशेषता ये थी कि 2 करोड़ लोग आदमी आदमी को खींचने का काम करता था, और विशेष रूप से कुछ जगह पे आदमी को कंधे पे जू रखकर फिर खींचता था। तो मुझे हमारे डिपार्टमेंट की ये 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि कोई है, तो ये जो सामाजिक और आर्थिक शोषण था गरीब व्यक्ति का, उससे हमने मुक्ति दिलाई और मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा देश में लाई। अब ई रिक्शा के बाद ई कार्ट भी आई, कोई बोरा 1 क्विंटल का पीठ पर नहीं रखता, तो वो भी ई कार्ट में आया। अब ये ई रिक्शा में ऐसा हुआ कि सस्ता, उस समय हमने गरीबों के हितों में ध्यान में लेकर उसके कोई स्टैंडर्ड ज़्यादा पक्के नहीं किए, जो एग्जिस्टिंग मार्केट पे ISI स्टैंडर्ड पार्ट्स है वो यूज़ करके वो बनाओ, ये हमने अनुमति दी थी। पर अभी आज हमने आज तय किया कि जैसे हमने भारत एनकैप ये 4 व्हीलर के लिए और बाकी के लिए जो स्टैंडर्ड्स विशेष रूप से तय किए हैं, तो ई रिक्शा के लिए भी हम लोग ये करेंगे कि इसकी कीमत ना बढ़े पर इसकी क्वालिटी अच्छी हो, और ये 2-2 साल में खराब हो जाती है, गरीब लोग फंस जाते हैं। तो अब इसका स्टार रेटिंग होगा, और स्टार रेटिंग के कारण गरीब लोग अच्छे क्वालिटी का ही रक्षा खरीदी करेंगे। उसके बारे में एक टेक्निकल कमेटी हमने अपॉइंट की है, जल्दी ही वो इसके रेटिंग के बारे में जो स्टैंडर्ड्स है वो तय करेंगे, और ई रिक्शा भी हमारे देश में एक अच्छे स्टैंडर्ड की तैयार होगी। और अफ्रीकन कंट्री, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें उसकी बहुत बड़ी मांग है। अब बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी भी इस क्षेत्र में आ रही है, तो मुझे ई रिक्शा और ई कार्ट ये आगे बहुत बड़ा गरीबों को रोजगार देने वाला है, इसका भी हमने सुधार किया। मोटर व्हीकल एक्ट हमने जो लाया था उसमें काफ़ी सुझाव लोगों की तरफ से आए थे। उसमें विशेष रूप से ये जो राज्य सरकार के भी कुछ सुझाव थे, कुछ एसोसिएशंस के भी थे, जनता से भी आए थे, और उन सुझाव को हमने पूरा इकट्ठा किया। कल सेक्रेटरी और सभी राज्य सरकार के सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ उनके और सुझाव आए।
सब सुझाव पर अध्ययन करके 1 महीने तक इसका पूरा ड्राफ्ट फाइनल करके हम कैबिनेट के लिए ये बिल भेजेंगे और भविष्य में आने वाला जो अधिवेशन है उसमें हम ये मोटर व्हीकल एक्ट जो प्रपोज है अमेंडमेंट के साथ वो भी हम उसमें सुधार बिल पार्लियामेंट की मान्यता के लिए लाएंगे। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के बारे में सुप्रीम कोर्ट तक भी केस गई थी और उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। कुछ राज्यों के भी उसमें कुछ ग्रीवेंसेस रिजर्वेशंस थे और मैंने अनुरोध किया सेक्रेटरी से कि आपके अध्यक्षता में सब सेक्रेटरी को बुलाकर उनके लेजिटिमेट और जेन्युइन प्रॉब्लम को समझकर फिर इसके बारे में कुछ हमने ये सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद जो हमारी नंबर प्लेट है नई HSRP, ये इसके बारे में अभी मैन्युफैक्चरर ये नंबर प्लेट लगा रहे हैं पर बीच में डुप्लीकेट कुछ कंपनियां ऐसी आई और कुछ राज्यों में इसके कारण अनियमितता हुई। कुछ समय 2 नंबर की प्लेट मिली। इसकी गंभीरता को लेकर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये प्लेट बने और इसके लोग लगाए और इसके बारे में भी मैकेनिज्म पे चर्चा हुई। BS सीरीज, जैसे आप पत्रकार हैं, आज महाराष्ट्र में, कल गुजरात में जाएंगे तो कल तो आपको गाड़ी का ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत पड़ती थी, तो भारत सरकार ने ये BH सीरीज की है तो आपको वहाँ जाके कोई तकलीफ नहीं होगी, वहाँ जाकर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो ये BS सीरीज नंबर प्लेट की भी चर्चा हुई। हमारी टोटल 56 फेसलेस RTO सर्विसेज है। कुछ राज्यों ने 36, किसी ने 38, किसी ने 40 लगाई है। ये ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और करप्शन फ्री है। तो आज हमने आग्रह किया कि भाई इसके बारे में सब राज्य इसको करके जनता को इसमें रिलीफ देने में मदद करें। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ATMS एंड ई-चालान, इसके ऊपर भी आज चर्चा हुई और सब विषयों के ऊपर देश के हित में, समाज के हित में और राज्य और हम मिलकर उनके सुझाव के साथ क्या करना है इसकी भविष्य की फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी हम तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं। जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की पॉलिसी आज मैंने लॉन्च की, जो प्रमुख रूप से आपके सामने विषय रखना है, तो देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। तो सबसे पहले ये हमारी पॉलिसी देश में कम से कम नए 50 लाख रोजगार निर्माण करेगा, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। 35,000 डेथ जो है वो ड्राइवर्स विदाउट वैलिड लाइसेंस इसके कारण हुए हैं। और आज हमारे विभाग ने ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी लॉन्च की, उसमें 2 साल में इस पॉलिसी के तहत करीब 1250 नए ट्रेनिंग सेंटर्स और फिटनेस सेंटर खुलेंगे। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे तरफ से अनुदान के रूप में करीब 4,500 करोड़ हम देंगे। इंसेंटिव्स फॉर सेटिंग अप द सेंटर्स, जो टायर 1 है IDTRS, इसमें हम 17.25 करोड़ का अनुदान देंगे। टायर 2 RDTCs, इसमें 5.5 करोड़ का अनुदान देंगे और टायर 3 उसमें 2.5 करोड़ का हम अनुदान देंगे। आपको जो बुक दिया है उसमें इसके डिटेल्स है। DTC प्लस फिटनेस स्टेशन, इसमें कैप जो है 1.5 करोड़ की है। इसमें करीब 25 लाख नए ड्राइवर ट्रेनिंग करके लाइसेंस मिलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा और करीब 15 लाख ये सब सेंटर्स और ये फिटनेस सेंटर में जो लोग काम करेंगे उनके कारण रोजगार मिलेगा। हमने ये भी तय किया कि हर सेंटर सोलर रूफटॉप पे लगे और बने तक इसकी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कार ट्रेनिंग के लिए रहे ताकि फ्यूल का खर्चा शून्य हो। और सेंटर के बाहर में वो एक चार्जिंग स्टेशन भी डाल सकते हैं, तो उनका बिजली का भी खर्चा कम होगा, चार्जिंग से भी इनकम मिलेगा और भारत सरकार में जो हमारी सोलर एनर्जी की स्कीम है उसका भी इंसेंटिव उनको मिलेंगे। MSME के रूप में राज्य सरकार के भी इंसेंटिव मिलेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ATS का सेटअप होगा, जो ATS का जो मैंने भी कहा सबसे बड़ा, तो वो भी होगा। और इसके साथ साथ ये जो कैशलेस हमने ट्रीटमेंट की स्कीम की है, जो भी मैं आज आपके सामने पायलट सब राज्यों में शुरू कर रहे हैं, कुछ जगह पे हमने पायलट किया था। ये रोड एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, इनको तुरंत कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम है। किसी भी रोड पर, केवल नेशनल हाईवे नहीं, डिस्ट्रिक्ट रोड, कारपोरेशन का रोड, बाद में स्टेट हाईवेज, उसके बाद में विलेज ग्राम पंचायत, कोई भी रोड हो, वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जिसको एडमिट किया जाएगा
उसको तुरंत 7 दिन के ट्रीटमेंट का खर्चा मैक्सिमम 1.5 लाख करोड़ हम देंगे। अभी हम इसमें जो मदद करेंगे जान बचाने के लिए, उनको हम 5,000 रुपये का अवार्ड देते हैं। तो सुझाव आया कि अवार्ड की कीमत थोड़ी बढ़ानी चाहिए, तो हम इसको विचार करके इसको भी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। साधारणतः ये जो हमारे विक्टिम्स हैं, ये 1.5 करोड़ तक, मैक्सिमम 1.5 लाख तक ये हम लोग 7 दिन की ये कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लोगों में ये गोल्डन आवर में जान बचाना, अगर ये ट्रीटमेंट अगर मिलती तो 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते थे, ये रिपोर्ट में आया है। तो अभी ये शुरू होने के कारण करीब 50,000 लोगों की जान बचाने में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बचे। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट एजेंसी। इसके साथ हमारे यहाँ जो आयुष मिनिस्ट्री में जो हॉस्पिटल रजिस्टर हुए और राज्य सरकार के हैं, उनको हमने इसमें साथ में लिया है। इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी में किया गया। उसके कुछ लर्निंग्स मिले, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट की मदद से इस स्कीम को हमने देश भर में रोल आउट करने के लिए अब लॉन्च कर रहे हैं। मार्च के पहले करेंगे और ये सुधार इस स्कीम का हमने पूरा इसमें किया हुआ है। ये डिटेल इस स्कीम का इसमें है। रोड सेफ्टी में हम बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। कल मुंबई में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और शंकर महादेवन ने एक बहुत सुंदर गीत, इसके ऊपर शायद आपके ध्यान में आया होगा, यूट्यूब पर भी आया है सब जगह पर, और कल टीवी 18 ने सब रीजनल लैंग्वेज में भी ये प्रोग्राम आया था बच्चों का। तो अब उसको गीत को हमने सभी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का निर्णय किया है। तो ये सभी भारतीय भाषाओं में, और शंकर महादेवन उसको गाएंगे। तो ये एक स्कूल में बच्चे गाए और हमने कॉन्सेंट्रेशन जो किया है वो 8 साल से 16 साल के बीच में जो है, उनको रोड सेफ्टी का महत्व बनाकर इन लोगों को हम संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक कैसे बने, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। तो इसमें हम NGOs, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बाद में अब कल मेरी मीटिंग है नेहरू युवा केंद्र के लिए आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी के साथ, उनका भी हम सहयोग मांग रहे हैं। और इसके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया, इनका सबका हमको सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके सबके सहयोग के बिना जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, रेड सिग्नल होगा तो हम रुकेंगे, रोड क्रॉस करते समय रेड सिग्नल होगा तो रुक जाएंगे, फिर जाएंगे। हम हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मृत्यु हुई, हम हेलमेट पहनेंगे। अब बेल्ट हमने सामने भी लगाए, पीछे भी लगाए, नहीं बजाएंगे तो हॉर्न बजने का ऑर्डर किया है, तो हम लोग बेल्ट लगाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, उसके कारण ही हम बहुत लोगों की जान जा रही है। यंग लड़के लड़कियां, इनकी जान जा रही है। उन परिवारों का नुकसान हो रहा है जिनके घर से एक आधा लड़का होगा, वो भी चला जाता है। ये बहुत तकलीफ का विषय। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा पैर 4 जगह पूरा टूट गया था। मैं इस संकट से गुजरा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये आगे भविष्य में ना हो, हम जीरो फर्टिलिटी की ओर जाए। पर हम 10 साल बहुत कोशिश की, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार किया, रोड इंजीनियरिंग में हमने ब्लैक स्पॉट्स के बारे में सुधार किया, पर हमको सफलता नहीं मिल पाई। इसका मतलब हमने और प्रयास करने की आवश्यकता है, और लोगों का सहयोग लेने की आवश्यकता है। इसलिए ड्राइवर अच्छे बनेंगे, और उनकी भी छोटी सी, अभी अमेरिका में इतना बड़ा किताब अध्ययन करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस मिलना सबसे आसान अगर किसी देश में है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। अब हमको ये थोड़ा सा एक कंप्यूटर पर, हमारे लैपटॉप पर, या हम लोग एक छोटी सी एक ऐसी परमिटेशन कॉम्बिनेशन टाइप सिस्टम में एक छोटी टेस्ट भी करने का पंजाब सरकार ने शुरू की, वो देश में लागू करें ताकि लोग सीरियस हो। और ये ह्यूमन बिहेवियर, रूल्स ऑफ द रोड, कानून के प्रति डर और सम्मान, ये लोगों को बदले बिना नहीं होगा। आप भी इसमें हमें जरूर सहयोग करिए, यही अनुरोध है। जो आज के मीटिंग के डिटेल्स थे मैंने बताया। इस विषय के संबंध में आप जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा सर कि इस वित्त वर्ष में
जहाँ तक व्हीकल स्क्रैपिंग की बात है, इसमें पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छी प्रगति देखने में आई है। एसेंशियली इसमें स्टेट्स के लिए हम कोई मॉनेटरी इंसेंटिव नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, साथ में जो स्क्रैपिंग की सर्टिफिकेट इश्यू होती है, उस सर्टिफिकेट का प्रयोग करते हुए आपको नई गाड़ी खरीदते हुए आपको टैक्स में रिबेट मिलती है, उसकी डिस्काउंट खरीदने में डिस्काउंट मिलती है, और साथ में हमने उसको ट्रेडेबल भी कर रखा है। तो अभी आगे चलते हुए कुछ और पॉलिसीज सोच में है, जिसमें प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक कंडीशन होगी कि एक पर्टिकुलर मात्रा का स्क्रैप स्टील उनका प्रयोग में होना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो उतना उनको सर्टिफिकेट्स देने पड़ेंगे। तो एक तरह से मार्केट जैसे कार्बन क्रेडिट की मार्केट है, तो उसी तरह ये जो सर्टिफिकेट है उसकी भी एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं ताकि उसका वैल्यू बन पाए। जिनका पुरानी गाड़ियां हैं, अगर वो स्क्रैप करते हैं तो ये नहीं कि पूरा घाटा ही घाटा है, उसमें कुछ ना कुछ उनको रिकवरेबल इन टर्म्स ऑफ दिस मार्केट भी उनको फायदा हो। एक सर्कुलर इकोनॉमी बनने से ये है कि जो उस वेस्ट को छोड़ रहा है, उस गाड़ी को छोड़ रहा है, उसको भी फायदा हो, और जो बाकी जो उसमें खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, उनको भी फायदा हो। तभी सर्कुलर इकोनॉमी सक्सेसफुल होती है। मेन तो स्टेट्स के तरफ से उसके बारे में टैक्स की रेवेन्यूज आएंगी, उसकी जीएसटी की रेवेन्यूज आती हैं, उसमें एम्प्लॉयमेंट का अच्छा बनता है, बिकॉज ये लेबर इंटेंसिव काफी रहता है, तो एम्प्लॉयमेंट में भी काफी अच्छा उनका बढ़ावा रहता है। तो कल और आज की मीटिंग में ये देखने आया है कि अब स्टेट्स में बहुत उत्सुकता है इसमें। सिर्फ 4 स्टेट से जिसमें आगे नहीं बढ़े थे, चारों के चारों ने ये प्रॉमिस किया है कि 3 उनमें से कह रहे हैं कि जनवरी के अंत तक वो अपना अप्रूवल्स दे देंगे, और एक राज्य बस कहा है कि उन्होंने फरवरी तक जाके अपनी अप्रूवल्स देंगे। तो इसी साल यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में हर एक राज्य एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे राज्य हैं जहां पर उतना व्हीकल लोड नहीं है, सब जगह व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी जाएगी, और एस्टैब्लिश करने के लिए जो हमारा टारगेट है इस साल का, हम उसको भली भांति पूरी करने वाले हैं। अभी तक इनफैक्ट कुछ आंकड़े अगर दूं तो पिछले 3 महीनों में तकरीबन 37,000 गाड़ियों की स्क्रैपिंग हुई है, जो उससे पिछले 3 महीने में सिर्फ 16,000 17,000 के आसपास थी। नाउ हर तिमाही वो बढ़ते जा रही है, एंड इट इज डबलिंग एवरी 3 months तिमाही। सर, ये स्क्रैपिंग ऑल इंडिया कहीं भी कर सकते हैं या जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उसी में? नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, और उस स्टेट के जैसे पर्यावरण के और बाकी नियम है उसके अनुसार आप वहां डाल सकते हैं। इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उसके लिए जेम में व्यवस्था कर दी है। तो इससे क्या होगा कि निचले स्तर के अगर लेवल पे कोई तहसील में गाड़ी स्क्रैप हो रही है, वही तहसीलदार ही उसको जेम में डाल करके उसका फिर स्क्रैपिंग करा सकता है, और उसकी रेवेन्यू स्टेट को जाएगी। तो 82 बन चुके हैं, और हमारे इस साल की टारगेट है 90। हम शायद इस साल 100 भी पार कर देंगे। सर, देश भर में जिस तरीके से रोड हादसे हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर आप चिंतित रहते हैं। अगर बात करें पिछले साल में, तो बहुत सारे ब्लैक स्पॉट आपने चिन्हित भी करवाए थे। क्या उसकी कोई संख्या है अनुमानित, और कुछ जगहों पे क्या उनको दुरुस्त भी किया गया पिछले साल? देखिए, ये जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इसमें तो मैं भी बहुत संवेदनशील हूँ। अब देखो, आपको बताता हूँ, परसों राजस्थान में वो गैस सिलेंडर वाला हादसा हुआ, तो मैंने हमारे सेव लाइफ फाउंडेशन की टीम को भेजा। कल उनका मुंबई में मुझे उन्होंने प्राथमिक जानकारी दी, और दोनों जगह पर वो रिपोर्ट मुझे दे रहे हैं। तो हम लोग हर ऐसे बड़े एक्सीडेंट का अध्ययन करते हैं। अब एक्सीडेंट के बाद ध्यान में ये आया, हम एम्बुलेंस को तुरंत बुला लेते हैं। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, सलाइन होता है, सब कुछ होता है। एम्बुलेंस के साथ क्रेन भी हमने कुछ जगह ये की है, पर एक प्रैक्टिकल अड़चन ये ध्यान में आई कि वहाँ ट्रक, बस जो होती है और कार अंदर जाके चपक जाती है और लोग उसमें फंस जाते हैं। तो चाहे डेड बॉडी हो चाहे जख्मी हो, उसको निकालने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं। फिर हमने एम्बुलेंस के कोड में एम्स के डॉक्टर और आईआईटी के इंजीनियर्स मिलकर कमेटी तैयार की,
और अभी कुछ टूल्स भी ऐसे दे रहे कि गाड़ी को और बस को वो काट सकेंगे। एम्बुलेंस का आइडियल कोड ऐसा है कि वो मल्टीपर्पज काम करेगा। अभी कल जो एक्सीडेंट जयपुर में हुआ उसमें ध्यान में आया कि वो सुबह 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वो चला रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ यूरोप में अगर हम लोग जाएंगे तो तुरंत 8 घंटे होने के बाद ड्राइवर नीचे उतर जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, बोलो मैं नहीं चलाऊंगा। तो अभी एक ऐसा सुझाव आया कि एक अपना जो आधार का कार्ड है उसके साथ उसको जोड़कर एक स्वैपिंग होगा जब वो बस में बैठेगा चलाने के लिए। 8 घंटे के बाद वो इंजन बंद होगा तो नया आदमी आके उसको स्वैपिंग करेगा। बाद में हमने आज ये 3 बड़े डिसीजन लिए हैं इलेक्ट्रॉनिक का यूज करके, ब्रेकिंग सिस्टम और ड्राइविंग सिस्टम में। उसको भी हम लोग टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू जितना परफेक्ट कर रहे हैं। एक बात ध्यान में आ रही कि ये मैंने आज विषय रखा और ये कि 8 घंटे के बाद अगर हम प्रोहिबिट करें कि भाई गाड़ी नहीं चलाएगा तो हमारे पास ड्राइवर का शॉर्टेज है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम भी बड़ा सब दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। तो मैंने आप स्टेट ट्रांसपोर्ट वालों को मंत्रियों को कहा कि आप लोग भी विचार करिए, इधर जाएंगे तो ये नुकसान, इधर जाएंगे वो नुकसान। तो एक तो बड़े प्रमाण पर ट्रेन प्रशिक्षित ड्राइवर तैयार करेंगे और धीरे धीरे हमको कहीं ना कहीं मर्यादा लानी पड़ेगी। दुनिया में ये जो बातें हैं, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में बस हो ट्रक हो 8 घंटे के ऊपर कोई चला नहीं सकता। हमारे यहाँ लेबर लॉज है तो हम डिपार्टमेंट में लेबर लॉज का भी स्टडी कर रहे हैं और लेबर लॉज का स्टडी करके ड्राइवर के वर्किंग आवर्स के बारे में हम कोई निश्चित भूमिका लेने के बारे में अब विचार कर रहे हैं। पर इसमें सभी स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन लेने के बाद फिर फाइनल निर्णय करेंगे। पर कुछ जो कारण अलग अलग प्रकार के हैं तो रोड इंजीनियरिंग के कारण है और वो सही थे। 40,000 करोड़ के हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, लगातार कर रहे, उसको सुधार रहे। हमारे डीपीआर बनने में गलतियां रहती थी, उसको हमने सुधार रहे। अब फिर भी ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में लगभग हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर पहुंच गए। हमारी गाड़ियां सब एक्सपोर्ट होती है, उसमें सुधार हो गए। अब ये रोड इंजीनियरिंग में सुधार हुआ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार हुआ, इन्फोर्समेंट में भी सुधार किया। कुछ लोग नाराज भी हुए, हमने फाइन और इसके ऊपर की कीमत बढ़ा दी। आज एक अच्छा मुद्दा सेक्रेटरी जी ने रखा था कि पेनल्टी एंड फाइन, तो शायद फाइन कोर्ट में जाता है ना, फाइन कोर्ट में जाता है। वो एक्ट में सुझाव आया कि आप पेनल्टी रखो ताकि वो लोगों को पेनल्टी भर के मुक्त हो जाएगा, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब पेनल्टी भी बढ़ाई हमने, पर अल्टीमेटली लोगों का बिहेवियर, अभी मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, उसको अन्यथा मत लो। मेरे एक मित्र थे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, राज्यसभा के सांसद थे, जिन्हें देश में सबसे अधिक, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने अगर उस समय पीछे का बेल्ट लगने उनको लगा रहता तो उनका डेथ नहीं होता। साइरस मिस्त्री के गाड़ी में उस समय पीछे का बेल्ट अगर लगा के रखते तो उनका मृत्यु नहीं होता। तो मुझे अभी लगता है कि अब ये भारत एनकैप के कारण जो स्टार रेटिंग आया है और अभी ये पीछे भी बेल्ट को हमने ये किया है, हेलमेट के लिए अनिवार्यता की है। अब एक भी सुझाव है कि जो छोटा बच्चा है उसके लिए एक वो बेबी सीट होती है कार में, ताकि उसमें वो बेल्ट बनाकर उसको बिठाना है। तो हम लोग सोच रहे, पर एक तरफ ये भी सोचना पड़ता है कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से पर कैपिटा इनकम से कोई अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के बराबर नहीं है। तो हमारे लोगों को कितना उसका चार्ज करना है ये भी सामने है। फिर भी दोनों में से मार्ग निकालकर लोगों की सुरक्षा ये सर्वोपरि है। इसलिए अनेक उपाय योजना हम कर रहे हैं और लगातार समझकर जो भी सुझाव आते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। Your subject is very important, but it's not related with me. You can ask it to the finance minister. He will be the appropriate person to give the clarification. सर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आप लेके आ रहे हैं रीजनल ड्राइविंग को लेकर, आपने कहा कि सरकार सब्सिडी देगी, ये तय है कि स्टेट कितना देगी और सेंट्रल? स्टेट कुछ नहीं देगी, 100% हम देंगे। 2 एकड़ की जगह लेना है उसको, स्टेट केवल रिकमेंड करके हमको भेजेगी, हम उसको पैसे देंगे। उसमें
स्टेट से कोई, पर एमएसएमई के अंदर अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री डालते हैं तो उनको स्टेट की कुछ फैसिलिटी होती है, वो मिलेगी। फिर सौर ऊर्जा का करेंगे तो भारत सरकार की और स्टेट की तो उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसी ऐसी स्कीम का फायदा मिलेगा। एक मिनट, हाँ, एक आपने जो कहा कि 1,80,000 डेथ हुआ है, वो 2024 का है क्या? दोबारा जानने की चाह रहा हूं सर। और दूसरे पॉइंट जहाँ तक आपने कहा कि ये 1,80,000 68,000 1,68,000 2022 का है, 1,72,000 2023 का है। नहीं, अभी अनऑफिशियली जो मेरा डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग कर रहा है, तो इस साल का अभी आंकड़ा नहीं आया। पहले हमको 4-4 साल आंकड़ा ही नहीं मिलता था। अभी ये मैं बड़ा नाराज हुआ, अभी सेक्रेटरी जी आए कि मैंने कहा मुझे तुरंत जानकारी चाहिए मंथली। तो ये इस बार बताने में मुझे भी दुर्भाग्यपूर्ण है, इंक्रीज है। दूसरा सवाल है, उन्होंने कहा कि 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। देयर इज अ मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टर्स एक्ट, सो द Workers Act. What is being done to ensure that the law that exists is being enforced? ऑलरेडी लॉ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हाँ, एक मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है। सो ये मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स ने वो निर्धारण करना होता है जहां तक ड्राइवर की सुविधा और ड्राइवर के वर्किंग टाइम का है। कई राज्यों ने किया है पर वो एनफोर्समेंट की वहां कमी है। तो जहां वीएलटीडी लग जाया है, जैसे सर कह रहे थे, वीएलटीडी प्लस आधार पुट टुगेदर, ये सिस्टम हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि एक्चुअली ड्राइविंग आवर्स कितना बन रहा है। एक शर्मा जी है क्या? शर्मा जी, एक 2 मिनट में जो 3 सुधार हमने किए टेक्निकल, थोड़ा बता दीजिए इनको, मुझे बराबर वो टेक्निकली नहीं आ रहा। इधर आइए। हाँ, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये पूरा ऑटोमोबाइल के इंजीनियरिंग के साथ टेक्निकल है। तो ये 3 सुझाव के कारण बहुत बड़ा ब्रेकिंग सिस्टम, ये थोड़ा बता देंगे। माइक चालू कर दीजिए उसका। कोई बात, जो हमने सुझाव दिया है कि एक है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, दूसरा है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, और तीसरा है ड्राइवर ड्राउजीनेस। ये सारे ऐसे सुझाव हैं जो एक्सीडेंट होने से पहले हमको बचाव कर सकते हैं, एक्टिव सेफ्टी मेजर्स है ना। तो ये इससे जो है पर्टिकुलरली हेवी व्हीकल्स में हमको व्हीकल ओवर स्टीयर या अंडर स्टीयर कंडीशंस में व्हीकल टॉपलिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोलिजन 2 गाड़ियों के बीच में प्रिवेंट हो सकता है, और ड्राइवर की ड्राउजीनेस के केस में एक ऑडियो अलर्ट जारी हो सकता है जिससे ये बताया जा सके कि ड्राइवर ड्राउजी कंडीशन में है और उसको जागने की जरूरत है या कुछ देर गाड़ी साइड करके आराम करने की आवश्यकता है। ये तीनों सुझाव जो है ये बड़े रिवोल्यूशनरी है, और मेरा जो इस सेक्टर का, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जो नॉलेज है, ये तीनों बातों के कारण जनरली जो डैश होती है तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे है कि वो ब्रेक मार देगी, और ब्रेक को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डेवलप किया है। दूसरा, नींद आ रही है, कोई ऐसा कर रहा है तो वहां से आवाज आएगा कि ड्राउजीनेस है, नींद आ रही है, सजग हो, जो आवाज आएगा उसको तो जगा देगा। तो ये तीनों भी बड़े इंपॉर्टेंट टेक्निकली सुझाव है। अब हर ट्रक और बसेस में आएंगे। हाँ, हो गए, नहीं, निर्णय हो गया जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैशलेस ट्रीटमेंट वाले केस में पूछ रहा था कि पायलट प्रोजेक्ट है कि आपका कहना है कि मार्च से पहले स्कूल आएंगे, तो जिन स्टेट्स में हमने पायलट प्रोजेक्ट किया है, क्या वहां से कोई लर्निंग, कोई प्रिपेयरिंग आप एड ऑन करना चाहेंगे? और देन वी वांट टू ये बताइए सर। इसमें जो स्टार्टिंग मई से शुरू करके, मई में शुरू करके, पहला राज्य जो शुरू किया था असम था मई में, तब से लेके अक्टूबर तक ये अलग अलग राज्य और यूटीज में 6 जगह कराए गए थे। हमने इसकी आकलन करी थी दिसंबर के महीने में कि अब स्टेट्स में जो चला है उसकी एक्सपीरियंस क्या है। कई विषय आए हैं तो उसमें स्कीम में मॉडिफिकेशंस अब करा रहे हैं उसके तहत। सी अल्टीमेटली इसमें जी सक्सेस वुड बी कि अगर हम एक भी आदमी अगर कहीं एक्सीडेंट हो,
उसको समय में अस्पताल ना पहुंचा पाए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 आवर्स और सो, और उसकी ट्रीटमेंट ना शुरू करा पाए, तो देन स्कीम इज अ फेलियर। तो हमें उसी हिसाब से स्कीम को टेलर करा के, दोबारा चेंज करा के, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करा के उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। जो मॉडिफाइड स्कीम है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च तक हम उसको लागू करा देंगे। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल में भी डीसीज को भी इन्वॉल्व, कलेक्टर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं पॉइंट पे वही फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन भी होता है। It is the accident which is the trigger for the scheme. It is not the person. So the accident can happen to anybody. So if that happens, then immediately the treatment cost could be of two kinds. One is the vehicle which has caused the accident is insured, or two, the vehicle is not insured. So if the vehicle is insured, then there is a mandatory third-party insurance. So the mandatory third-party insurance mechanism will pay for the cost. If it is not insured, then there is a budget head that gets created which pays for the treatment costs. Is this treatment only specific to government-run hospitals? As of now, no, because the purpose behind this is that a life has to be saved. Where it gets saved is immaterial. Right? So as long as you're able to save the life of the person by giving treatment in time, that is the aim and the purpose of the scheme. See, this is individual states, so I mean this has also been modified from time to time. I think Assam was saying that they have already incurred 2,300 के आसपास असम में हुआ है, मई में शुरू किया। 6,840 लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, जो स्टैटिस्टिक आया, बट जबकि डेथ हुए 80,000, यानी जो रजिस्टर हुए थे वहां। तो इसका मतलब 10% ही लोगों को मिल रहा है, तो लर्निंग उसमें से है। तो वो आज वो जैसे साहब बता रहे हैं, हम लोग उसमें लर्निंग लेके इसी इतना परफेक्ट बनाएंगे कि 24 आवर में वो पुलिस और वो सब रिकॉर्ड हो जाके, सब रिपोर्ट मिलके वेबसाइट पर ही सब हो जाएगा, और अथोराइज हो जाएगा कि 7 दिन के ट्रीटमेंट का खर्चा मैक्सिमम अप टू 1,50,000 रुपीज हम तुरंत देंगे। दूसरी बात, डेथ जहाँ होगा वहाँ 2 लाख रुपए तुरंत डेथ होगा वहाँ देंगे। तो ये ऑलरेडी हम सिस्टम को ऐसी इफेक्टिव कर रहे हैं कि इसमें कई समय नहीं जाएगा ज़्यादा। कौन सी? नए इसमें तो लाने की कर रहे हैं। इसके बाद जो नई बसेस और ट्रक है उसके लिए निकलेगा नोटिफिकेशन, जो बात इन्होंने कही। पुराने इसमें ये हो सकता है, टेक्निकली नहीं हो सकता, इसकी जानकारी नहीं, शायद नहीं हो सकेगा। प्रोस्पेक्टिव सर, उसका तो सर व्हीकल बॉडी वगैरह में चेंजेस है। अब इसके बाद जो नई व्हीकल, हेवी व्हीकल, बसेस, ट्रक्स आएंगी, उसमें इसका चेंज हो गया है। अभी स्कूटर में मुझे याद है कि ये जब मैंने ये लाया तब कुछ लोगों का विरोध भी था, पर वो उसके कारण स्कूटर अब नई टेक्नोलॉजी की जो आई है, ब्रेक मारने के बाद वही रुक जाती है, झटका नहीं पड़ता उसमें। कॉस्ट जो आती है वो आएगी, वो मार्केट ड्रिवन फोर्स पे डिपेंड करेगी, पर सेफ्टी के बारे में अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ, ये मैंडेटरी होगा, बीएसएस बिल्कुल। जहां हमको अभी जब नया सर्कुलर निकलेगा कि ट्रक और बसेस के लिए टेक्नोलॉजी यूज करना उनके लिए अनिवार्य होगा उस क्राइटेरिया में। और ये बहुत ज्यादा खर्चे की बात नहीं है। अब जैसे एयर बैग्स थी, तो पहले एयर बैग 7 और 8 हजार रुपए की एक बोलते थे, फिर मैंने एयर बैग्स वाले मैन्युफैक्चरर को बुलाया तो वो 1200-1300 में देते थे। अब वो एक गाड़ी में 2 लगती थी, अब 6-7 हो गई, तो उस संख्या मैन्युफैक्चरर की हुई, इंपोर्ट माल लेना बंद हो गया। अब एयर बैग की कॉस्ट 600 रुपए हुई। तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज शुरू होती है तो शुरुआत में उसकी कीमत ज्यादा होती है, पर जब वॉल्यूम बढ़ता है और इंडिया में उसका बनना शुरू हो जाता है तो यहाँ सस्ती भी होती है और एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाता है। अभी डेट डिसाइड नहीं हुई। अभी ये मैडम, ये जो सिस्टम है टोटल, तीनों जो बातें उन्होंने बताई, ये ट्रक और बसेस के लिए बताई।
कार में प्रॉब्लम्स अलग है, कार में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, मुझे लगता है सबका समाधान हो गया। हम 670 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं, उसमें करीब 300-350 जगह पर, मेरा आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वहाँ हेलीपैड किया है। हेलीपैड, अब मैंने एविएशन मंत्री जी को कहा कि जैसे दिल्ली में वेदांत हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल, तो रूफटॉप पर सबको हेलीपैड की अनुमति दो। तो अगर मुंबई जयपुर दिल्ली रोड पर एक्सीडेंट हुआ और उसको लेकर हेलीकॉप्टर डायरेक्ट हॉस्पिटल में आ गया तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलेगी। इसमें कुछ कानूनी सुधार करने पड़ेंगे, अलाउ करना पड़ेगा, एविएशन के कुछ नियम भी है, पर हमारे हाथ में फिलहाल इतना ही है कि हमने बड़े प्रमाण पर ये हेलीपैड्स हमारे नेशनल हाईवे पर विशेष रूप से हम बना रहे हैं। और अब हमने एक नई योजना भी लॉन्च की, हम सफर। हमारा रोड पहले कर थी, पहले स्टेट हाईवे था, हमने सीधा किया तो कई 3 एकड़, कई 4 एकड़, कई 5 एकड़, 7 एकड़, ऐसी जगह वैसी पड़ी हुई है। तो वहाँ हम लोग एक योजना बनाए हम सफर, जहाँ पेट्रोल डीजल गैस पंप होगा, स्टेशन होगा, वहाँ अच्छे, मैं 5 स्टार शब्द नहीं यूज कर रहा, पर उस स्टैंडर्ड के वॉशरूम, टॉयलेट लेडीज और जेंट्स के लिए होंगे, और बच्चे के लिए माँ दूध पिला सकती उसकी रूम होगी, और हर आदमी जाने के बाद उसको साफ करना पड़ेगा, महिला और पुरुष को, इतना क्लीननेस होगा। वहाँ लैंडस्केपिंग होगा, 25 पेड़ कम से कम लगेंगे, और बाद में करीब 6 से 8 गाड़ियों का, बस और ट्रक का पार्किंग और 20 कार का पार्किंग, ऐसा होगा। और वहाँ ये सब मेंटेन करने की जिम्मेदारी वो पेट्रोल पंप वाले की होगी। वहाँ एक रेस्टोरेंट और ढाबा भी होगा, और वहाँ फिर कोई वहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फ्रूट, वेजिटेबल के दुकान भी होंगे। तो ये इस प्रकार की योजना को हमने आज, मैंने उनको कहा कि आप स्टेट की ओर से करना चाहते हैं तो 1 रुपए के लिस्ट पर हमारी पड़ी हुई जगह हम आपको देंगे, पर हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बनना चाहिए, और इसका रेटिंग हम प्राइवेट एजेंसी को देंगे, और जो रेटिंग में कम होगा उनके परमिशन कैंसिल कर देंगे, ताकि इसका क्लीननेस और मेंटेनेंस और लोगों को अच्छी सर्विस से हमारी प्रायोरिटी है। सर, एक रीजन रोड के एक्सीडेंट का फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग भी था बेंगलुरु, तो उसके बारे में क्या कर रही है सरकार? फॉल्टी रोड इंजीनियरिंग उसके बारे में क्या? समुंदर है मैडम ये सब। अभी मैं तंग होके, एक सीजीएम आया और उसने एक रोड के पूरे अंडरपास कैंसिल कर दिए। पूरे रोड के एक्सीडेंट हो सकते, उसके लिए जितने पहले तो डीपीआर डिफेक्टिव था, ये आया उसने पूरे और कैंसिल कर दिए। तो मैंने बोला इसका नाम लो, इसको मेरे सामने बुलाओ, और इसका आगे कोई प्रमोशन मत करो, ताकि ये इस प्रकार के जो रोड सेफ्टी के बारे में इतने गैर कॉस्ट सेविंग, ये जो मर गए बोलना नहीं चाहिए किसी के साथ। यूपीए सरकार में हल्दिया जी करके एक थे, अच्छे व्यक्ति थे, मेरे जानता हूं उनको, उन्होंने इकोनॉमिक वायबिलिटी और आईआरआर मेंटेन के लिए ब्रिजेस कैंसिल किए, अंडरपास कैंसिल किए, ताकि वायबिलिटी आए बीओटी के लिए। तो उसके परिणाम बहुत गंभीर है। अभी हमने तय किया हम कम रोड बनाएंगे, पर हम लोगों के सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। अब डिफेक्टिव आता था, लोएस्ट आया, उसको डीपीआर बनाने का था, अभी वो भी हमने निकाल दिया। कोई भी आता था लोएस्ट में भर दिया, हम उसको डीपीआर देते थे, उसका डीपीआर घटिया होता था पूरा, फिर वो उसके ऊपर पूरा डीपीआर बदलता था। फिर सेक्रेटरी कहते थे कि ये पहले इसमें नहीं है, मैं देता नहीं, ये एडिशनल स्कोप ऑफ वर्क हो गया, ये वैल्यू बढ़ गई। फिर ये विवादों में और पूरे ज्ञानियों के कंट्रीब्यूशन में इतने ब्लैक स्पॉट तैयार हो गए, तब हम पुराने सुधार रहे और नए डिफेक्टिव नहीं हो इसके लिए चिंता कर रहे हैं। और ये एक्सीडेंट के बारे में मैं तो बहुत संवेदनशील हूँ, और हम इसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और छोटी छोटी बातों का मॉनिटरिंग करके हम सुरक्षित रोड, सेफ रोड, ये हमारा कंसेप्ट है। पर अब दुर्भाग्य ये है कि रोड अच्छे बने। तो एक विद्वान व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये देश में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तो मैंने उनको पूछा कि मैं कैसा जिम्मेदार हूँ? तो वो बड़े, एक बहुत क्लास 1 बड़े ऑफिसर थे, हाईएस्ट। तो मैंने कहा मैं कैसे? मैं बोला आप इतने अच्छे रोड बना रहे हैं, उसके कारण स्पीड बढ़ रही है, उसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, जो बना है उसमें हर 10 मीटर पे गड्ढे तैयार करता हूँ, ताकि स्पीड पैदल व्यक्ति की उसकी एक हो जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं आएंगे।
अब ये दोनों प्रकार के आर्गुमेंट है। हमें रोड भी फास्ट चाहिए, स्पीड भी मेंटेन करनी है, रूल्स ऑफ द रोड को ध्यान करते हुए हमको लोगों को सुरक्षित रूप से एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इसकी भी चिंता करनी है। सर, इसी इशू पे ऑन द कॉन्ट्रैक्टर साइड आप पहले भी यू बीन एक्सट्रीमली वोकल कि कॉन्ट्रैक्टर से लायबिलिटी आनी चाहिए। देयर वाज आल्सो डिस्कशन ऑन डबलिंग द डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। आई थिंक आपने पहले एक बार बोला था 10 साल का हुआ है सर। क्रिमिनली लायबल भी करना चाहिए। तो सर वो अभी आपको शायद जानकारी नहीं मिली, हमने बड़े बड़े कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड कर रहे हैं, जो शेयर मार्केट में जिनके शेयर है, बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। और 10 साल की लायबिलिटी है, सबको नोटिस दिए और मैंने कहा आपको छोड़ूंगा नहीं। और अभी हम लोग रेटिंग कर रहे हैं नए सेक्रेटरी साहब आने के बाद, और जो ऐसे गंदे काम करेंगे उनको नया टेंडर भरने के लिए प्रोहिबिट करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। एंड सर, अपने ऑफिशियल लेवल पे और ये आईईएई काफी केसेस में आता है कि आईईएई जो है वो मे बी उन्होंने अच्छा क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं किया। सो इन दैट उनके ऊपर भी गदा चल रही बहुत, छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी मैंने आज ही एक प्रमोशन पे साइल की, जहां रोड सेफ्टी में बहुत प्रॉब्लम है, मैंने इनका नाम काट दो, नहीं करना है इनको। सर, एक सवाल है, जैसे हम रेलवे में देखते हैं एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है व्हिच इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री, वो सिविल एविएशन का सीआरएस है, हम देखते हैं टनल गिरता है तो आपका फॉर्मर एनएचआई का सीजीएम जाता है, फॉर्मर एनएचआई का मेंबर जो वो ही जाएगा, ही विल नेवर होल्ड द एनएचआई रिस्पांसिबिलिटी। देखिए ये बड़ा दोनों तरफ से विषय है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और बनाते समय तो पहला हाईवे था देश का, और उसके बाद खूब एक्सीडेंट्स हुए। भक्ति बर्वे करके एक मराठी में बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, उसका भी डेथ हुआ, तब मैं भी बहुत व्यथित हुआ। अब बाद में इस हाईवे का रोड सेफ्टी ऑडिट सेव लाइफ फाउंडेशन ने किया, तो मेरे ध्यान में ये आया कि जो आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या एनजीओज है, सेव लाइफ फाउंडेशन, इनका रोड का सेफ्टी ऑडिट ज़्यादा अच्छा हुआ। अब जैसे अभी टनल है, हमारे डिपार्टमेंट में अब हमको भी जिस प्रकार के एक्सपर्ट चाहिए उतने हमारे पास अवेलेबल उतने प्रकार के नहीं है, और जब एक्सीडेंट होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से लेने पड़ते हैं, तो इसमें दिक्कतें हैं, इसमें इंस्टीट्यूट कम है। अब ये टनल के डीपीआर तो सब फॉरेन कंसल्टेंट बनाते हैं, आईआईटी भी है, पर फिर भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। इस विषय में एक सुझाव मैंने दिया, उस पर विचार कर रहे हैं कि एक आईआईटी को हम लोग 100 करोड़ रुपए देंगे, वो केवल ब्रिज पे ही काम करेगी, और पूरे वर्ल्ड में ब्रिज के स्टैंडर्ड, ब्रिज की क्वालिटी, नई टेक्नोलॉजी, एक आईआईटी टनल पे काम करेगी और एक आईआईटी रोड पर काम करेगी। क्योंकि अब ये ध्यान में आया कि हम अपने ही अधिकारियों के द्वारा जिस क्वालिटी को बारे में काम चाहते हैं और अपेक्षित करते हैं, उतना करने में हमको दिक्कतें आती हैं। तो वो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शल और थर्ड पार्टी ऐसी कोई एजेंसी हो, तो आईआईटी का भी चयन करके, सरकारी है वो भी, तो उसका विचार कर रहे हैं। सर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का क्या डेवलपमेंट है? अभी बड़ौदा तक तो लगभग हुआ है, बड़ौदा के बाद मुंबई तक में भी काफी काम हुआ है। मुझे लगता है कि ये अभी ये नया साल लगा है, तो कोशिश है कि जून के पहले तक काफी काम पूरे हो। और अभी काम चल रहे हैं और अड़चनें सब दूर होगी। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन के इश्यूज, हमारी पॉलिसी इश्यूज, काम रात दिन चल रहा है। लेटेस्ट होप के इस साल में हम आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पूरी तरह कंप्लीट करके दे देंगे। इसके साथ साथ और दिल्ली कटरा भी दे देंगे, दिल्ली देहरादून 1-1.5 महीने में शुरू कर देंगे। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का अंदर का टनल और बाकी का आधा काम वो भी 3 महीने में हो जाएगा। ये जो आपका UR2 है ये भी हो जाएगा। तो इस साल में हम लोग देश के नक्शे को बदल देंगे। अभी आपने जो देखा है वो आइसबर्ग का छोटा सा है, अब जो काम इस साल में पूरे होंगे वो पूरे चित्र को बदल देंगे। सर, ये मुंबई और गोवा हाईवे को लेकर सेंटर का क्या रोल है एग्जैक्टली? क्या है ना, मैं तो गाला खाता हूँ पूरी मुंबई गोवा पे रोज। अब प्रॉब्लम है कि मैंने बोला हमारे अधिकारियों को दिल्ली में कि तुम मराठी चैनल सुनते जाओ तो तुम मेरी तीव्रता को समझोगे। ये रोज कार्यक्रम होते हैं उसके ऊपर। अब मुंबई गोवा पर बड़े मुश्किल से मार्ग निकालते हैं, और दिल्ली में आते हैं तो वो स्वाभाविक एफए से लेकर पूछता है ये क्यों किया, वो क्यों किया। अब वो दिल्ली
मुंबई गोवा का साधारणतः बरसात लगने के पहले 100% काम पूरा हो जाएगा। मैं उसके ऊपर अभी तक सेंचुरी मार चुका हूं, 100 से ज्यादा मीटिंगें ले चुका हूं, पर ये काम महाराष्ट्र सरकार में शुरू हुआ था, बाद में मेरे गले में लटका है, तो मैं जिम्मेदारी लेके वो करूंगा पूरा। थैंक यू वेरी मच। हाँ, उसके साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, See, ये third party premium is fixed by government. It is not left to the industry to prescribe the third party premium. The government notifies the third party insurance premium. तो उसी में cover. And people who don't have this third party and who are involved in accident, they'll also be covered. So are not people, vehicles. So अगर हाँ, if a vehicle doesn't have a third party insurance, it is committing a criminal offense. So जो उस vehicle का owner है उसको prosecute किया जा सकता है। धन्यवाद। दयाशंकर सिंह जी मेरे साथ बैठे, ये उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज पार्टिसिपेट इन डिनर।